नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल रसायन शाला में स्वागत है। और आइए हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हैं। और ये टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है और बेंजीन की एक रिएक्शन है जिसे हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के नाम से जानते हैं या बेंजीन के नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। बेंजीन का नाइट्रीकरण हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सिलेबस में भी है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। जैसे हम सभी को पता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो प्रिंसिपली एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनकी रिएक्शन जब हम कंसनट्रेट HNO3 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और ये रिएक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है, तो हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बनने वाला नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। और ये रिएक्शन जिसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन NO2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के नाम से जानते हैं। जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रियाएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर रिएजेंट का कोई पार्ट सबस्ट्रेट के किसी पार्ट को रिप्लेस कर देता है तो ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। जब रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आकर के इस सबस्ट्रेट के किसी पार्ट को हटाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है जो सबस्ट्रेट के किसी पार्ट को रिप्लेस करता है, और ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली हम ये जानते हैं, सामान्यतया हम ये जानते हैं कि जो बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इस तरह से प्राइमरली 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है उसमें हम इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले स्टेप में जो रिएजेंट है वो आपस में रिएक्ट करके का जनरेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी ये जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो यहाँ पर एक रिएजेंट है HNO3 जिसको हम लिख सकते हैं OHNO2, और एक पार्ट है जिसको हम H2SO4 को इस तरह से लिख सकते हैं HHSO4। अब हमें पता है कि ये दोनों एसिड हैं और एसिड वो होते हैं जो आसानी से H+ दे देते हैं, और ऐसे में ये दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके ये 3 स्पीशीज बनाते हैं। यहाँ से इस तरह से OH- रिलीज हो जाए और यहाँ से H+ रिलीज हो जाए। अब हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से OH- रिलीज होगा और यहाँ से H+, और ये दोनों रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। अब चूंकि बांड इधर की ओर ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो बनेगा यही नाइट्रोनियम आयन इस रिएक्शन का, जिसको हम NO2 भी कहते हैं, इस रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है और साथ में HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज बनेगी। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन बनता है ये इस रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है और ये सेकेंड स्टेप में
और जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उसमें जो सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम इस नाम से जानते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी इस रिएक्शन में पहले स्टेप में जनरेट हुआ नाइट्रोनियम आयन सबस्ट्रेट बेंजीन पर अटैक करता है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से। हमें पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकेलाइज फॉर्म में रहते हैं, बी स्थानापन्न रहते हैं। नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है, वो आकर इस पर अटैक करता है। इसके प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड एक तरफ की ओर ब्रेक हो जाए, जिधर ब्रेक होता है उधर निगेटिव चार्ज, दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये इसको हम इस तरह दिखाते हैं, जहाँ निगेटिव चार्ज आएगा वो NO2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, और उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये बेंजीन रिंग है, अब इसका ये NO2 ग्रुप आकर के जुड़ गया है। ये बेंजीन का H है जिसको रिप्लेस करना है इसे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो एरेनियम आयन बनता है इसे एरेनियम आयन भी कह सकते हैं, और यही कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जब बनता है तो ये रीजोनेस स्टेबलाइज हो सकता है। हमें पता है जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी इससे बढ़ जाएगी, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से हमें अगला एक रीजोनेस स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें हम दिखाएंगे। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ही, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और ये H बेंजीन रिंग का है, NO2 ग्रुप आकर के जुड़ा है पहले स्टेप में। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, और ये हमें अगला रीजनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट ही हो गया था, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और इसको H बेंजीन रिंग का है, और ये NO2 ग्रुप इस पर ऑलरेडी जुड़ा ही है। अब इस तरह से ये बना हुआ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन इस तरह जो स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसी बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज फॉर्म में रहेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब बेंजीन एरेनियम आयन या बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज इसकी अनस्टेबिलिटी को डिनोट करता है, और ये बेंजीन चाहेगी एज सूनर यहाँ जल्दी ही हमारे ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए। तो अगले स्टेप में होता क्या है, अगले स्टेप में थर्ड स्टेप में यही जो सिग्नेशन ऑफ H+, अगर इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H+ एलिमिनेट हो जाए, एलिमिनेशन ऑफ H+, थर्ड स्टेप है। और यूजुअली जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इस तरह से होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये जो बना एरेनियम आयन है जिसको हमने इस तरह से दिखाया था, ये डबल बॉन्ड है, ये NO2 ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ गया है, ये H है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब HSO4- जो कि एक बेस है वो आए, और यहाँ से H को H+ के फॉर्म में रिमूव, और ये तब निकलेगा जब ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से एरेनियम आयन अब एक स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और ये NO2 ग्रुप आकर इस पर जुड़ ही गया था, और HSO4- के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाकर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि H2SO4 इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, कि पहले स्टेप में इंटर करता है और आखिरी स्टेप में रिमूव हो जाता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, और
यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी बेंजीन को कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म करते हैं, बेंजीन का एक हाइड्रोजन NO2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है, और ये रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाती है। और अक्सर ये रिएक्शन 60 नोट्स में BSc में आती है, और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवर बेंजीन एंड their derivatives treated with concentrate HNO3 in presence of concentrate H2SO4, hydrogen atom of benzene ring gets substituted with the nitro group of the reagent, and this reaction is called as nitration of benzene। और तो इस तरह से हम देखते हैं। और इस रिएक्शन के कुछ क्रिटिकल पॉइंट हैं कि अगर मान लीजिए ये जो बनी नाइट्रोबेंजीन है, अगर इस नाइट्रोबेंजीन का हम फिर से नाइट्रेशन कराएं, तो हमें पता है कि अगर ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कराई जाए और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी होता है, यानी डाई और ट्राई हो सकता है। तो ऐसे में जब अगला वाला जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इस पहले के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड इस NO2 ग्रुप के द्वारा। हमें पता है कि NO2 ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ये बेंजीन रिंग को अब लेस रिएक्टिव बना देगा फर्दर नाइट्रेशन के लिए, और आने वाला जो ग्रुप है वो अब मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, चूंकि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। यानी अगले स्टेप में जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो जो दूसरा वाला NO2 ग्रुप है ये पहले वाले के NO2 पोजीशन पर आकर जुड़ेगा, और ये 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन या मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे में इन कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को याद रखेंगे। और अब अगर हम कोई सब्स्टिट्यूटेड, मान लीजिए टालविन का नाइट्रेशन करा दें, टालविन का हमें पता है मेथिल बेंजीन को टालविन भी बोलते हैं, अगर इस टालविन की रिएक्शन करा दें फ्यूमिंग HNO3 के साथ तब भी नाइट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो NO2 ग्रुप आकर के जुड़ेगा वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जो होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और आने वाले ग्रुप को अपने से आर्थो, या इसको हम बोलेंगे आर्थो नाइट्रोटालविन, और या फिर ये पैरा डायरेक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम पैरा नाइट्रोटालविन बोलेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसका फर्दर नाइट्रेशन कराया जाए आर्थो या पैरा का, मान लीजिए हमने यहाँ पर पैरा नाइट्रोटालविन ले लिया और एक्सेस में इसे फ्यूमिंग HNO3 के साथ में ट्रीट कर दिया, तो हमें पता है कि यहाँ ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये दोनों आर्थो वाली पोजीशंस पर NO2 ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा और पैरा पर तो वो था ही। तो ये जो बनेगा इसको हम बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालविन या TNT। तो इस तरह से नाइट्रेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, और ये हम देखते हैं इस तरह से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो कुछ पॉइंट जो रिमेंबर करने वाले हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
टाइप की रिएक्शन है। दूसरी बात, इसमें जो बनने वाला इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो नाइट्रोनियम आयन है। और ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरे में एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन। और ये जो अगर बनने वाला प्रोडक्ट है उसका फिर से नाइट्रेशन कराया जाए, यानी नाइट्रोबेंजीन का जब नाइट्रेशन कराएंगे तो जो डाई नाइट्रो डेरिवेटिव बनेगा उसमें सेकेंड वाला NO2 पहले वाले NO2 के मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा। इसी तरह से अगर हम टालविन की रिएक्शन करा दें तो हमें पता है कि जो मेथिल ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन की रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग सिस्टम में भेजता है और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक ईजियर हो जाता है पहले की तुलना में। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये आने वाले NO2 को अपने से आर्थो या पैरा डायरेक्ट करेगी। ये आर्थो नाइट्रोटालविन, ये पैरा नाइट्रोटालविन। और अगर इस आर्थो या पैरा नाइट्रोटालविन को हम फर्दर फ्यूमिक HNO के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर दोनों आर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर था ही, दोनों आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और ट्राई नाइट्रोटालविन बनेगा जिसको हम TNT कहते हैं और ये एक्सप्लोसिव भी है। तो इस तरह से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। और अगर कभी इस बेस पर आ जाए कि अरेंज करिए, कि अगर हमें अरेंज करना पड़े कि नाइट्रेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टालवीन कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाइट्रेशन किस में ईजियर होगा उनके क्रम में व्यवस्थित करें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम जानते हैं कि थर्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को ईजियर बना देगा। दूसरी तरफ ये नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी इस बेंजीन से कम हो जाएगी। तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा बेंजीन और सबसे लास्ट में हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमसे सेकंड सब्स्टिट्यूशन के रेट के बारे में चर्चा की जाए तो हमें पहले से अटैच सब्स्टिट्यूएंट को देखना होता है कि वो आर्थो है या पैरा पर है। और अभी इस आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस पर हम अपना अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो सिंपली नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पर अगर आए तो ये इन्फॉर्मेशंस यूज़ करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, या फिर अगर क्रिटिकली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।